नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, वह विश्व के बाकी देशों से काफी श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है। यहाँ पर जो साहित्य रचा गया है, जैसी कविताएं लिखी गई हैं, जैसे नाटक रचे गए हैं, वैसा विश्व के किसी और देश में नहीं रचे गए हैं। या फिर जो विज्ञान के क्षेत्र में भारत में प्रगति बहुत सालों पहले हो चुकी थी, वह आज अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों में हो रहे हैं। मॉडर्न जीडीपी की बात कर लें, मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की बात कर लें, राज्य की सीमा की बात कर लें, प्रजा की खुशहाली की बात कर लें, इन सब क्षेत्रों में भारत बाकी के डेवलप देशों से कहीं आगे था, और वो भी कई सौ साल पहले। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि संस्कृति के नाम पर यह झूठ हम लोग के सामने परोसा जा रहा हो। तो इस वीडियो में हम लोग यही पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि यह कितना सच है कि भारत की संस्कृति विश्व के बाकी देशों से ज्यादा समृद्ध है। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य की। क्या कभी ऐसा था कि विश्व के बाकी देशों से भारत का साहित्य श्रेष्ठ था? जो रिचनेस यूरोप के साहित्य में है, क्या कभी ऐसा था कि भारत में भी वो रिचनेस थी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। ईसा के बाद 3वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल का समय माना जाता है। इस समय एक राइटर हुए थे जिनका नाम कालिदास है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने ऐसे ऐसे नाटक लिखे हैं कि उसको पढ़ते वक्त लगता है कि हम लोग के कान के पास कोई संगीत बजा रहा है या कोई बहुत ही बढ़िया फिल्म चल रही है। उन्होंने नाटक लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको पढ़ते वक्त लगता है कि इससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कालिदास ही थे जो उस वक्त अच्छा लिख रहे थे, उनके साथ साथ पंडित विष्णु शर्मा भी लिख रहे थे। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक किताब लिखी है। दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियां हम सब ने पढ़ी होगी। किसी ने अपने दादी के द्वारा सुना होगा, तो किसी ने टीवी पर देखा होगा, तो किसी ने किसी किताब में पढ़ा होगा। ऐसा कहा जाता है कि आज भी बॉलीवुड, हॉलीवुड जितनी भी फिल्में बनती हैं, उसमें कुछ कुछ पुट पंचतंत्र की कहानियों का अक्सर होता है। पंचतंत्र को 50 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस जैसे उपन्यास लिखने वाले विशाख दत्त थे और बाकी भी राइटर थे जो गुप्त काल में बहुत अच्छा लिख रहे थे। साहित्य के बाद बात करेंगे विज्ञान की, चिकित्सा की, गणित की। दोस्तों, भारत में एक ऐसे गणितज्ञ हुए थे जिन्होंने पहली बार जीरो और दशमलव की खोज की थी। उनका नाम आर्यभट्ट है। कहते हैं कि अगर जीरो और दशमलव की खोज नहीं हुई होती तो पृथ्वी से सूर्य की क्या दूरी है कभी मापी नहीं गई होती। सूर्य से चंद्रमा की क्या दूरी है वो भी कभी मापी नहीं गई होती। जो नक्षत्रों की चाल है, जो ग्रहों की चाल है, वो भी कभी समझी नहीं गई होती। एक बार सोच के देखिए, 16वीं शताब्दी में गैलीलियो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आज हम अपने किताबों में पढ़ते हैं कि गैलीलियो ने यह बताया है। लेकिन अगर आप ठीक से इतिहास पढ़ें तो गैलीलियो से 1300 साल पहले गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने यह बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं। जो आप जियोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अर्थ गणित पढ़ते हैं, जितने भी गणित के फॉर्म पढ़ते हैं, उसका खोज करने वाले आर्यभट्ट ही थे। जो मॉडर्न मैथ आज पढ़ाया जाता है वह आर्यभट्ट की ही देन है। आगे बढ़ते हैं चिकित्सा पर। धन्वंतरी और चरक नाम के दो ऐसे वैद्य थे जिन्होंने आयुर्वेद का सिद्धांत रचा। आयुर्वेद का जो पिलर दोनों को कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि अमेरिका में एक चरक क्लब चलता है। वहाँ पे लोग चरक के सिद्धांतों पर बहस करते हैं। और भारत में किसी से पूछ दिया जाए कि चरक क्या होता है तो वो बोलेंगे कि एक बीमारी होती है। ये एक विडंबना है। एक सुश्रुत नाम के चिकित्सक थे, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किया था। सोचिए कब, आज से 1800 साल पहले। उन्होंने ऐसा नहीं था कि केवल इन्वेंशन ही किया था, अपने एक साथी के नाक का प्लास्टिक सर्जरी भी किया था। यह पावर है भारत की, यह पावर है भारत के आयुर्वेद की। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वास्तुकला की, चित्रकला की। दोस्तों, बिल क्लिंटन का नाम तो आपने सुना ही होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिन्होंने ताजमहल को देखा है, दूसरा जिन्होंने नहीं देखा है। दोस्तों, ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा है और विश्व से लोग आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। ताजमहल एक तरीके से भारत की पहचान है। शाहजहां नाम का एक राजा था मुगल काल में। मुगल काल में स्वर्णिम युग माना जाता है वास्तु का भारत के इतिहास में। उस समय शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल,
जिसके लिए जो रत्न हैं, जो ईंटें हैं, वह विश्व के हर एक देश से मंगाई गई थी। जितने भी डेवलप्ड देश उस समय एग्जिस्ट करते थे, उसने लाल किला बनवाया, उसने मोती महल बनवाया, उसने जामा मस्जिद बनवाया। और शाहजहां के समय बताया जाता है कि हर तरीके की मॉडर्न जो वास्तुकला थी वो भारत में मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला जहांगीर के समय में अपनी उच्च कोटि पे थी। तो जहांगीर खुद एक बहुत ही बढ़िया चित्रकार था। वह अपने आत्मकथा में लिखता है कि अगर एक ही चित्र को कई कलाकार बनाएं तो मैं पहचान लूंगा कि कौन सा चित्र किस कलाकार ने बनाया है। इसके अलावा वह यह भी कहता है कि एक चित्र के अलग अलग अंग अलग अलग कलाकार बनाएं तो भी मैं बता दूंगा कि कौन सा कलाकार कौन से अंग को बनाया है। सबसे पहली बार विश्व में सबसे पहली बार 3D पेंटिंग की जो बात होती है वह जहांगीर के काल में होती है। बाकी देशों में ऐतिहासिक पांडुलिपियों का चित्रण होता है, भारत में पहली बार प्राकृतिक चित्रण होता है। आदमियों के चित्र भारत में पहली बार बनाए जाते हैं। यह भी पावर है भारत की, भारत के संस्कृति की, जिसको हमको समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। जीडीपी एक बला है, आपने सुना है, भारत में हमेशा गिरती ही रहती है। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब भारत की जीडीपी जो थी वह 24% विश्व के जीडीपी को कंट्रोल करती थी। पूरे यूरोप के देश मिलाकर 23% होते थे और भारत अकेले 24% पे अपना जीडीपी कंट्रोल करता था। यह समय था औरंगजेब का समय। इसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत के पास इतनी अपार संपत्ति थी कि विश्व के हर बड़े आक्रांता भारत आना चाहते थे कि यहाँ के धन को लूट सकें। दोस्तों, उस समय भारत इतना ज्यादा पावरफुल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वह आकर घुटने टेकते थे औरंगजेब और जहांगीर के दरबार में। यह भी पावर है भारत की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी सूरज नहीं डूबता था। अमेरिका में भी उसका ही कंट्रोल था, भारत में भी उसका ही कंट्रोल था। वह भारत के दरबार में घुटने टेकते हैं। इसका ऐतिहासिक चित्र भी है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बात करते हैं मॉडर्न सिटीज की। आज लोग लंदन जाना चाहते हैं, पेरिस जाना चाहते हैं, न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 5000 साल पहले भारत में इतने डेवलप सिटीज थे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के सिटीज। दोस्तों, उनके जो एडवांस टेक्निक थे, उनके जो ईंटे के साइज थे, वो उतने बड़े ईंटे आज भी प्रयोग नहीं होते। वो पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि कौन सी बिल्डिंग कितनी लंबी बनेगी, कितनी चौड़ी बनेगी। उस समय स्विमिंग पूल हुआ करता था, नाली की इतनी बेहतर व्यवस्था होती थी कि आप पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। हर घर में कुआं होता था, जो सड़कें थी वो समकोण पर काट, और किसी के घर का दरवाजा सड़क पर नहीं खुलता था क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस थे। इतना ज्यादा डेवलप था मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के शहर। वहां पे जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं थी, सब लोग एक दूसरे से मिल बांट कर रहते थे। और जो समानता और इक्वालिटी की बात आज अमेरिका करता है, वैसी इक्वालिटी भारत में बहुत साल पहले थी और वहां पर ही डेमोक्रेसी थी। दोस्तों, आज डेमोक्रेसी की बात और सेकुलरिज्म की बात पश्चिमी देश करते हैं, लेकिन भारत में 5000 साल पहले सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। दोस्तों, मॉडर्न जीडीपी की बात कर लें, प्लास्टिक सर्जरी की बात कर लें, सेकुलरिज्म की बात कर लें, समानता की बात करें, चित्रकला की बात करें, वास्तुकला की बात करें, हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे था, लेकिन अब नहीं है। इस बात को भी समझना होगा। भारत अब काफी पिछड़ चुका है क्योंकि अंग्रेजों ने हम लोगों के अंदर गुलामों वाली मानसिकता भर दी कि हम लोग श्रेष्ठ कभी बन ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ें अपना, तो आपको समझ में आएगा कि भारत इन देशों से काफी ज्यादा महान था और भारत की संस्कृति इन देशों से काफी अच्छी थी और श्रेष्ठ थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा और इतिहास में अलग अलग जगहों पे घूमने का भी मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.